हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। और आपने जो मेरे ऊपर लगातार आप लोग जो लगातार मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते जा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज का जो मेरा ये क्लास है, छोटा सा क्लास है, लेकिन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम हो, छोटे से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, तो ये भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने बड़ा ध्यान लगा इस तरह, जब इतने 200 वर्षों की गुलामी के बाद जब उनको ये मिला अधिकार कि नहीं, अब हमें ही अपना संविधान बनाना है, तो लोगों ने बड़ी मेहनत करी और लगभग 10 देशों के संविधान से वो सारी बातें, वो अच्छी बातें जो भारत के लिए प्रासंगिक थी, उसको हर जगह से कलेक्ट करके और अपने संविधान में समाहित किया। संविधान पर विदेशी प्रभाव, इससे एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है। लगभग 10 देशों का प्रभाव है। एक तो पहला ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया 200 वर्षों तक। भारत के ऊपर ब्रिटेन का शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटेन का सीधे शासन रहा उसका। दूसरा अमेरिका के संविधान से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ली गई, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। तीसरा आयरलैंड ये ग्रेट ब्रिटेन का भाग है, यहां से भी कुछ अच्छी बातें। अब जो बातें हुए मैं आपको अभी बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, रूस, जापान, ऐसे लगभग 10 देशों का प्रभाव है। लेकिन एक बात जो हमने आपको पहले बताई है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसका हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। यह प्रश्न हमने आपको वहां भी बताया था और यहाँ भी आपको हम एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। 1935 का हमने कहा था कि लगभग 1935 का 3/4 प्रभाव हमारे संविधान पर है, 75% प्रभाव हमारे संविधान पर। ये सारी बातें इस तरह प्रश्न में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव सर्वाधिक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का हो सकता है पूछ ले कि कितना, 3/4 या 75% या लगभग 250 अनुच्छेद शब्दशः अक्षरशः रख लिए गए हैं, तो इसको जरा ध्यान देना है। अब हम आते हैं, ये भी तथ्यात्मक है, लेकिन इसको बार बार जब आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पहला हम ब्रिटेन को लेते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन ने यहां पर बहुत शासन किया। तो संसदीय शासन प्रणाली जो आज आपको भारत में दिखती है, यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ही ली है। संसदीय शासन, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था और विधि निर्माण की प्रक्रिया, कि कैसे विधि निर्माण होता है भारत में, ये हम आपको आगे चल के पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे निर्माण होता है। विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक को 3 वाचनों के माध्यम से। हालांकि संविधान सभा में भी यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष की व्यवस्था, साथ ही साथ राष्ट्रपति, जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान, मतलब वहां का सम्राट ब्रिटेन के सम्राट के समान राष्ट्रपति की शक्तियां। ये हम आपको वहां जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। लेकिन यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है कि ब्रिटेन के सम्राट के समान राष्ट्रपति का, यहाँ के राष्ट्रपति का भी अधिकार उसी तरह का है जैसे वहां का ब्रिटेन का सम्राट का अधिकार है। सारी व्यवस्था संसद बनाती है, नियम कानून बनाती है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। सेम व्यवस्था ब्रिटेन के सम्राट की है। तो ये इतनी बात। और एकल नागरिकता, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो ले ली गई हैं, जो वास्तव में जरूरत है। मतलब एकल नागरिकता का मतलब हल्का से जान लीजिए
कि भारत का कोई भी नागरिक वो भारत का ही नागरिक होता है, न कि किसी प्रदेश का, किसी गांव का, किसी जिले का होता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब ये बातें नागरिकता में समझाएंगे वहां क्या। तो ब्रिटेन से क्या क्या, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति, हमारा जो राष्ट्रपति है को उसका ब्रिटेन के सम्राट के समान उसके पावर या अधिकार, और राष्ट्रपति के वीटो पावर की शक्तियां जो है, वीटो की, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, ये अभी ब्रिटेन से ली गई हैं। बाकी राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड से ली गई है। सारी बातें हम आपको अभी बता रहे हैं। ब्रिटेन से क्या क्या, संसदीय शासन प्रणाली जो आज जैसी व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विधेयक का 3 वाचन के माध्यम से एक सदन से पास होना, दूसरे सदन में जाना, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी वह निवास करता हो, भारत का नागरिक है। ये इतनी बातें ब्रिटेन से ली गई हैं। दूसरा देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जिसकी बात सर्वाधिक लोग करते हैं, सबको अधिकार बड़े अच्छे लगते हैं। मौलिक अधिकार, तो भाई हमारा अधिकार हनन हो रहा है, वो सारी मौलिक अधिकार एक बड़ा बढ़िया चैप्टर है जिसको हम आपको बहुत जोरदार तरीके से समझाएंगे। मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये हम आपको वहां भी हल्का सा, जब हम आपको पहला क्लास जब मेरा था, पहला या दूसरा, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बारे में जो हम बता रहे थे, तो हमने हल्का सा वहां ये बताया था कि न्यायपालिका की जो इनकी सबकी अलग अलग सीमाएं हैं, अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन न्यायपालिका का कार्य यह है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे, विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे, या कार्यपालिका कुछ इस तरह का काम करे जो देश के नागरिकों के हित में ना हो, राष्ट्र हित में ना हो, तो ऐसी स्थिति की न्यायालय समीक्षा करता है। तो कभी कभी अपने निर्णयों का भी पुनरावलोकन न्यायालय करता है कि हो सकता है कोई ऐसा निर्णय दे दिया हो जो हो सकता है सबके उतना अच्छा ना लगे, तो लोग जो है दोबारा रिव्यू के लिए डालते हैं। बाकी ये बातें हम आपको जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे तो बताएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब हमारा संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं। संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात संविधान सर्वोच्च है, जो लिख दिया गया संविधान के अनुसार ही आपको नियम कानून बनाने हैं। जैसे हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया कि हमारे संविधान में वर्तमान में लगभग 445 अनुच्छेद, बल्कि 472 तक पहुंच गया अनुच्छेद, 465 या 72 जो भी। तो लेकिन उन अनुच्छेदों को हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 के बीच में ही सारे अनुच्छेद मूलतः रखे जाते हैं। उन्हीं अनुच्छेदों को आधार बनाकर आप संशोधन करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अर्थात संविधान की बातों से आप इतर नहीं जा सकते। संविधान में जो बातें लिखी हैं उससे इतर ना विधायिका जा सकती है, ना कार्यपालिका जा सकती है, ना ही न्यायपालिका जा सकती है। संविधान को आधार बनाकर ही पूरे देश की व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसलिए संविधान सर्वोच्च है और यह व्यवस्था हमारी अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तो अति आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब ये कैसे है, इसको हम आपको जब हम न्यायपालिका अलग से पढ़ाएंगे जुडिशियरी, तो बताएंगे कि न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इसकी स्वतंत्रता अति आवश्यक है कि मान लिया कोई ऐसी निरंकुश सरकार आ जाए जो देश में ऐसे कानून बनाए जिससे जनता का उतना हित ना हो और वो मनमाना व्यवहार करे, तो ऐसे में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो वह व्यक्ति जो पीड़ित है वो कहाँ जाएगा।
वो यहीं पे न्यायपालिका में जाएगा स्वतंत्रता की आस लिए। तो न्यायपालिका मतलब अपने न्याय पाने की आस लिए, तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अति आवश्यक है, अनिवार्य है किसी भी देश के हित में, किसी भी लोकतांत्रिक देश के हित में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिल्कुल अनिवार्य है, अपरिहार्य है। तो यह बातें अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति हमारे यहाँ निर्वाचित होगा, तो वो तो गणराज्य हो गया तभी से, और निर्वाचित राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होगा। और ऐसा नहीं कि वो ब्रिटेन के सम्राट के समान तो होगा ही, उसकी अधिक शक्तियां वैसी होंगी व्यवहारिक रूप से, लेकिन ये निर्वाचित होगा। और इस पर महाभियोग इम्पीचमेंट, महाभियोग। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये कहाँ है, ये सारी बातें हम आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये महाभियोग मतलब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर लिया, और तो उस आधार पे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। यह बातें तो क्या क्या, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, निर्वाचित राष्ट्रपति, और इस पर महाभियोग, और इस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट से कहते हैं इंग्लिश में। ये सारी बातें हैं। ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, देखो उपराष्ट्रपति जो पद है भारत में, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ये कह सकते हैं। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति नहीं होता, कभी कहीं विदेश चला गया या कुछ समय जो है उसने छुट्टी ले रखी, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पे कार्य करता है। अब क्या करता है, उच्चतम और मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की विधि एवं एक बात और आपको बता दें, ये वित्तीय आपात फाइनेंशियल वित्तीय आपात जो है यह यहां से लिया गया। बाकी आपातकाल की सारी व्यवस्था जर्मनी से ली गई है, लेकिन वित्तीय आपात आपके ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय, उच्चतम एवं मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारी बातें अमेरिका से ली गई। नोट्स बनाइएगा, नोट करते हुए चलेगा, बहुत काम की चीजें हैं ये। निश्चित रूप से ये 1 नंबर तो हर एग्जाम में दे देती हैं, और हर जगह यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब हम आते हैं आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड से बड़ी अच्छी बातें, इससे नीति निर्देशक तत्व। हमने आपको कहा कि राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति की मतलब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, यह बात अमेरिका से ली गई है। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूरे भारत के सारी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अगर विधानसभाएं हैं तो उसके निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में होते हैं। ये व्यवस्था आयरलैंड से ली गई। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक मंडल क्या है इसको हम आपको वहां विधिवत समझाएंगे, लेकिन यहां से ली गई राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व, ये राज्यों के कर्तव्य हैं, देश के कर्तव्य हैं। ये नीति निर्देशक तत्व, ये व्यवस्था, ये बताया गया कि भाई जब राज्य इस लायक हो जाए कि अपने नागरिकों के समृद्ध हो जाए, अगर कुछ करने लायक हो जाए, तो वो उसके कर्तव्य हैं। इसको करने के लिए आपको दबाव नहीं बनाया जाएगा, ये राज्य के कर्तव्य मान के चलिए। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति। अब एक चीज और,
राष्ट्रपति द्वारा भारत में यह व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी राजनीति ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग नहीं जाते। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ लोगों का 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। उसमें साहित्य, ये विषय बांटे गए हैं, साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा, इन 4 आधारों पर, इन 4 साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन 4 आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र का जो व्यक्ति है, उसमें भी कौन व्यक्ति, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, फेमस हो, पॉपुलर हो, ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन इनका मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं ये लोग, नॉमिनेटेड कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में, पूरा अपना नोट्स बनाइएगा विधिवत लिख के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त मतलब फेमस, पॉपुलर व्यक्ति को। अब ऐसे व्यक्ति क्या है कि सीधे चुनाव में भाग नहीं ले पाते, या चुनाव में भाग लेंगे तो जो व्यवस्था है उसमें वो जीत नहीं पाएंगे, ये रियलिटी। तो ऐसे लोगों का भी ज्ञान हमारे देश को मिले। हमारे देश में जब कानून बने तो इन लोगों, भाई ये बड़े मेधावी, बड़े विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों का अनुभव हमारे नियम कानूनों को मिले। हमारे देश में जो कानून बने उस पर इनका भी अनुभव उसमें शामिल हो, इसलिए यह व्यवस्था की गई। और यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई। देखिए कितने अच्छी बातें ली गई हैं। तो ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया। नोट्स बना लीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। जर्मनी के संविधान से आपका आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल 3 प्रकार का आपातकाल होता है जो हमने आपको बता दिया। आपातकाल, इसमें 352, 356, 360 आपातकाल की व्यवस्था आप कह सकते हैं। आपातकाल पूछता है तो नॉर्मली लोग जर्मनी ही मारते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने यह बताया कि अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपात की व्यवस्था ली गई है। वित्तीय आपात की व्यवस्था वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और आपातकाल की व्यवस्था एक, और आपातकाल के समय जब आपातकाल लागू होता है, आपातकाल के समय कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि उनको वो क्रियान्वयन करे। वो चाहे तो कुछ, भाई आपातकाल में सारे मौलिक अधिकार बंद कर दिए जाते हैं। आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि हनन होता है तो होने दें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपातकाल के समय मौलिक आधार लिख लीजिए, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की शक्तियां ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की शक्तियां राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति मतलब देश का व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही कह लेते हैं, लेकिन वैधानिक भाई जानता है, सब व्यक्ति जानता है कि व्यवहार में प्रधानमंत्री ही कार्य करता है, लेकिन राष्ट्रपति का ही नाम दिया जाता है। अर्थात ये शक्तियां आपातकाल के समय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यह बात आयरलैंड के संविधान से ली गई, जर्मनी के संविधान से ली गई है, निहित होती है जर्मनी के संविधान से ली गई। बाकी 352, 356, 360, लेकिन 360 की बात वो वित्तीय आपात की बात है, वो अमेरिका से। जर्मनी हो गया, 4 देश हो गए। अब आपका कनाडा, हालांकि इस समय कनाडा से हम लोगों के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कनाडा से बड़ी अच्छी बातें ली गई हैं। भारत, हम लोग कहते हैं इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन होता है संघ, और एक फेडरेशन होता है, फेडरेशन संघ होता है। यहाँ क्या है कि केंद्र बहुत मजबूत होता है, यहाँ पे केंद्र मजबूत स्थिति में होता है,
राज्यों को स्वायत्तता होती है लेकिन उतनी नहीं होती, अगर केंद्र चाहे तो उसमें अपना कानून लगा सकता है। फेडरेशन जो होता है यहाँ पे राज्य अधिकतर मामलों में अधिकतर मामलों में स्वायत्त होते हैं, लेकिन ये अपनी स्वीकृति केंद्र को दिए रहते हैं, स्वायत्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा ढीला संगठन है लेकिन ये बड़ा मजबूत संगठन है। तो भारत ने इस व्यवस्था को कनाडा से अपनाया है। मतलब भारत राज्यों का संघ है या संघीय व्यवस्था आप कह सकते हैं, कि हमने आपको समझा दिया कि संघ क्या है, यूनियन और फेडरेशन। अंतर समझ लीजिए, ये थोड़ा सा ढीला संगठन आप कह सकते हैं, शिथिल है। मतलब यहाँ पे राज्य अधिकतर मामलों में स्वायत्त है, केंद्र का प्रभाव है भी का मतलब उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, केंद्र मजबूत है, अगर चाह ले तो राज्यों में जो है अपने नियम कानून लगा ही दे। तो यह व्यवस्था वहां से कनाडा से ली गई है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। और शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा, यह जो है हमें यह कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघात्मक। और राज्यपाल, अब केंद्र मजबूत रहेगा तो नॉर्मल सी बात, आप ऐसे सोच सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र अपने हिसाब से करता है, राज्यों में करता है। और संघ और राज्य के बीच, मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया, संघीय व्यवस्था हो गई। ये राज्यपाल का पद कह सकते हैं आप, राज्यपाल का पद, या राज्यपाल को राज्य में नियुक्ति का प्रावधान ये कनाडा से लिया गया है। साथ ही साथ न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक, न्यायालय में होता है ना भाई, एक पद न्यायाधीश, मान लिया उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उस बीच में अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको एडहॉक पे रख लेते हैं। यहाँ कभी कभी न्यायालय के कार्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो भी कुछ जो न्याय कानून के जानकार हैं ऐसे व्यक्ति को, अगर वो रिटायर भी हो गया तो उठा के तदर्थ न्यायाधीश की, वो बातें हम आपको समझाएंगे। तदर्थ न्यायाधीश, यह व्यवस्था कनाडा न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक कहते हैं। एडहॉक शब्द बड़ा चर्चित है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से ली गई नियुक्ति। क्या क्या हो गया कि ये स्पेशल यहां से देखिए, ये बात बार बार पूछी जाती है कि ये भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत ने जो संघ वाली व्यवस्था, ये कहां से ली गई है। राज्यपाल का पद या राज्यपाल को केंद्र में राज्यपाल का पद, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से ली गई है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान हो गया। अब जो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, मतलब संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा वह हम आपको बताएंगे। साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन और विशिष्ट बहुमत से संशोधन। साधारण बहुमत से संशोधन होता है मतलब सामान्य बहुमत है सरकार का, सत्ता पक्ष का, वो आराम से संशोधन कर लेगी। विशेष बहुमत से मतलब उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों की संख्या संसद के, और विशिष्ट बहुमत से मतलब संसद के 2/3 सदस्यों से तो वो संशोधन करे ही, साथ ही संसद के दोनों सदनों से 2/3 सदस्यों का उस पर समर्थन होना चाहिए, साथ ही भारत के आधे से एक अधिक राज्यों का समर्थन। ये हम आपको वहां बताएंगे जब विधेयक प्रस्तुतिकरण या विधेयक नियम कानून कैसे बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये व्यवस्था संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये जो है ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान। दक्षिण अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला हुए, बड़े दिन तक लड़े, लेकिन बाद में जो उन्होंने संविधान बनाया, सोचिए वहां से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वहां से ली है। साथ ही साथ वहां से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब देखिए अंतर देख लीजिए, वहां पर हमने बताया था आपके राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, यहाँ पे हमने आपको बताया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
ये बात अफ्रीका के संविधान से। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, लेकिन इसको भी नोट कर लीजिएगा। पॉसिबल है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड दे देगा, आप पक्का मार के निकल लेंगे और फंसेंगे। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब आता है रूस। अधिकारों की बात हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात कम करते हैं। लेकिन जब अधिकार, आप अगर पीड़ित हुए, मौलिक अधिकार का हनन हुआ, न्यायालय में गए, तो वह यह देखता है कि आपने तत्संबंधी जिस अधिकार की बात कर रहे हैं उस अधिकार से संबंधित कर्तव्यों का आपने निर्वहन किया है कि नहीं किया है। अगर वो ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया तो वो आपको अधिकार नहीं देगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिया गया, रूस से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब पूरे विधि विधान से ही कोई नियम कानून बनेगा। जापान से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक मतलब होता है कि अब हमारे देश में जो प्रमुख होगा देश का वो निर्वाचित होगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बड़े अच्छे विचार हैं। ये फ्रांस की क्रांति से सबसे पहले लिए गए थे। और एक ऑस्ट्रेलिया को हमने यहाँ छोड़ लिया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना प्रियम्बल, जो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। प्रस्तावना की भाषा ये ली गई ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान, एक समवर्ती सूची का प्रावधान है। समवर्ती सूची, जब हम आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा रहे थे तो वहां हमने बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और एक बात, हाँ अच्छा, संघ यही बता देते आपको, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हमने बताया संघ सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। व्यवहारिक देखा जाएगा कौन सा कानून, वैसे अधिकतर केंद्र का कानून मान्य होता है। और एक हमने अवशिष्ट की बात करी, अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट सूची पर केंद्र कानून बनाता है। यह व्यवस्था कनाडा, वहां छूट गई बात, कनाडा के संविधान से ली गई। तो संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची का प्रावधान कनाडा से, और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में हम लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना का ये जो शब्द है, प्रस्तावना का शब्द जो है हम लोग, मतलब हम भारत के लोग, हम लोग जो शब्द है यह अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसका ध्यान रखिएगा। और हमने आपको बता ही दिया 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहां से सर्वाधिक 1935 के भारत शासन अधिनियम से सर्वाधिक, भारत शासन अधिनियम से का सर्वाधिक प्रभाव अपने संविधान पर है। ये हम बार बार इस पर फोकस इसलिए कर रहे हैं कि जब ऐसे प्रश्न आता है तो लोग अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया, बहुत सारी बातें हैं। तो लोग जो है क्या अमेरिका को ही मार के निकल लेते, नहीं ब्रिटेन को मार के निकल लेते। हमने ये प्रश्न वहां भी आपको बताया था। तो लगभग 10 देशों का प्रभाव है हमारे संविधान पर। जरा इन बातों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, जरा कमेंट करिएगा। और जो पढ़ेगा वही कमेंट करेगा, ये हमें आपको पिछली क्लास में हमने कहा, अभी कह रहे हैं। और जरा हो सकता है कोई चीज छूट गई हो तो वह हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत आभार। और जरा ध्यान से पढ़ के अपने दोस्तों में जरा इसे शेयर करिए जोरदार तरीके से, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े और अच्छे तरीके से मैं आपको अपना ज्ञान और अपना ये अनुभव शेयर कर सकूं आपके साथ।
आपने जो यह समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका एक बार फिर से आभार, हृदय से आभार। और ईश्वर करे आपसे, मतलब ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा उत्साहवर्धन जोरदार तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।